जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज मैं बात करूंगा हाउसेस की। मैं जो अपनी रूटीन की श्रृंखला चली आ रही थी उसके बीच में एक दो लेक्चर्स के इम्पोर्टेंट देने बहुत ज़रूरी थे। आपने बहुत सारे फ़ोन कॉल्स किए कि आपको हाउसेस के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि आप लोग बहुत से प्रोग्राम देखते हैं। हर महानुभाव उसे अपने तजर्बे से, अपने तरीके से, अपने ढंग से उसका विवेचन करता है, लेकिन सही चीज़ क्या है, कौन से घर से हम क्या चीज़ देखते हैं, ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सा भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और वो क्यों करता है, क्योंकि इसी में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं और वो गलतियां फिर उनकी सारी कैलकुलेशन में दिक्कत परेशानियां बना करके वो आम जातक की परेशानी को और बढ़ावा दे देती हैं। दर्शकों, ये याद रखिएगा कि हर कुंडली में भाव उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसी कुंडली में वो वेरिएबल नहीं होता। मान लीजिए अगर पहली लगन या पहला घर या पहला ये या जहाँ एक नंबर लिखा हुआ है ये पहला घर है कुंडली का, ये आपकी सेल्फ की पर्सनैलिटी है, ये यानी आप सेल्फ हो। तो हर कुंडली में यहाँ नंबर कोई भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये आपकी कुंडली में आपका सेल्फ माना जाएगा, यानी आप खुद स्वयं ही माने जाओगे। आपकी कुंडली में दूसरा घर जो होता है वो धन, कुटुंब और वाणी का होता है। धन यानी फाइनेंस, कुटुंब यानी परिवार, वाणी यानी जो हम मुख से बोलते हैं, जो हम कंठ से उच्चारण करते हैं। लेकिन बहुत सारे ज्योतिषियों ने ये गलत फहमी फैला दी है कि दूसरा घर ही ससुराल पक्ष भी होता है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है प्रिय दर्शकों। आपका ही परिवार आपका ससुराल कैसे हो सकता है? क्या आप अपने घर में अपने ही सगों से शादी करते हो? नहीं करते। तो आपका परिवार आपका ससुराल कैसे हुआ? कभी नहीं हो सकता। जातक मैरिज करता है उसके बाद उसका ससुराल डिसाइड होता है। बहुत सारे लोगों की मैरिज हुई ही नहीं जिंदगी में, या बहुत सारे लोगों ने मैरिज की ही नहीं, तो क्या ये परिवार ही उनका ससुराल बन गया? नहीं, ये गलत है प्रिय दर्शकों। ये टोटली इस विद्या का मजाक उड़ाने वाली बात है। कोई भी अगर आपको कहे कि दूसरा हाउस ससुराल का है तो समझ लीजिएगा उस बंदे को विद्या आती ही नहीं है। ये आपके पति या पत्नी का घर है, ये आपका ससुराल बनता है, यानी 8वां घर आपका ससुराल बनता है, जो यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक बुक में लिखा भी गया है। ये आप हो, ये आपका परिवार है, ये आपका पति या पत्नी है, ये उसका परिवार माना जाता है। इसलिए 8वां घर इंसान का ससुराल होता है। ये याद रखिएगा, लॉजिक याद रखिएगा प्रिय दर्शकों। आप ये हो, ये आपका धन, कुटुंब, वाणी है, यानी आपका कुटुंब ये है, ये आपकी पति या पत्नी है, उसका परिवार 8वां घर होता है। तो 8वां घर आपका ससुराल पक्ष बनता है। दूसरा घर कभी ससुराल पक्ष नहीं होता। जिनको नहीं भी पता कृपया नोट कर लें, अगले लेक्चर में इसको ख्याल रखें ताकि आम जनता भ्रमित ना हो। दर्शकों, ये आप हो, ये आपके छोटे भाई बहन हैं, यानी ये पराक्रम का जो घर माना जाता है ये छोटे भाई बहन का भी घर माना जाता है। उसी तरह से ये आपकी माता का घर है, ये आपकी माता के छोटे भाई बहन बनते हैं। आपसे तीसरे आपके छोटे भाई बहन, आपकी माता का चौथा घर, उससे तीसरा ये छठा घर बनता है, इसलिए ये नानके का घर बनता है। जैसे आपसे तीसरे आपके भाई बहन बने, वैसे माता से तीसरे आपकी माता के भाई बहन बने। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसमें छोटे बड़े में अंतर नहीं किया जाता, वो सारे एक समान ही माने जाते हैं। इसलिए छठा घर आपके नानके का माना जाता है, यानी आपकी माता के भाई और बहन, इसलिए छठे भाव को नानका घर कहा जाता है। ये छोटा रोग का घर कहा जाता है, यानी 11वां घर को कंसीडर किया जाता है छोटा रोग। छोटा रोग क्यों कहा जाता है प्रिय दर्शकों? ये आप हो, ये आपके बड़े रोग है, यानी आपसे छठे आपके रोग, ऋण, कर्जा, टेंशन, दुर्घटना, मुकदमा है। ये भाव जो है वो छठे से छठा होता है, इसलिए छोटी बीमारियां मानी जाती हैं, क्योंकि इसके साथ लाभ भी जुड़ा हुआ है।
अगर लाभ भी जुड़ा हो और छोटी बीमारियां भी जुड़ी हुई हों तो ये लाभ के घर होने की वजह से बीमारियों में कमी ला देता है, छोटी बीमारियां ला देता है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी रह जाती है कि हमारी पूरी कुंडली में हमें सारी जिंदगी ये नहीं पता लगा कि नवम भाव पिता का बना या दशम भाव पिता का बना। बहुत सारे कम पढ़े हुए लोग कह देंगे आप अगर अपनी पत्नी के सामने हो तो ये आपकी माता है, तो ये आपके पिता हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये थ्योरी आधी अधूरी और गलत है। गलत क्यों है? अगर ये आप हो और आपसे आपकी संतान पंचम है, यानी ये आप स्वयं हो, आपकी औलाद आपसे पंचम है, तो ये आपके पिता हुए, यहां से पंचम आप बने, यानी त्रिकोण पूरा हो गया। ये आपके पिता होंगे, पिता से पंचम आप बने, आपसे पंचम आपकी औलाद बनी। तो ये गलत धारणा दिमाग से निकाल दीजिए कि सदैव दशम घर कुंडली का आपका पिता होगा, वो पिता का घर नहीं होगा, वो सदैव दिक्कत परेशानी वाला माना जाएगा अगर आपने उसे पिता का घर कंसिडर कर लिया तो। एक और बहुत बड़ी बात बताता हूं प्रिय दर्शकों, सारी जिंदगी के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। आप बहुत सारी कुंडलियां ऐसी देखेंगे, मान लीजिए मेष लगन की ही कुंडली है जिसमें 10वें घर का मालिक ही आपका अति शत्रु माना जाएगा। क्या आपका पिता कभी अति शत्रु हो सकता है? सोच करके देखिएगा प्रिय दर्शकों, क्या आपका पिता ही आपके साथ ऐसी शत्रुता निभाएगा कि वो आपको ही कहीं का ना छोड़े, दिक्कत परेशानियां दे? नहीं हो सकता। लेकिन हर कुंडली में नवम भाव का मालिक लगन का अति मित्र ही मिलेगा, लगन का हितैषी ही मिलेगा, लगन की फेवर में जाने वाला ही मिलेगा। इसलिए नवम भाव को पिता का भाव कंसिडर किया जाता है, नवम भाव को धर्म का मानना कंसिडर किया जाता है, नवम भाव को विदेश की यात्रा के लिए कंसिडर किया जाता है। पिता का भाव 10वां नहीं होता क्योंकि वो लगन का बहुत सी कुंडलियों में अति शत्रु भी मिलेगा, और पिता शत्रु होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर पिता आपका अति शत्रु होने लगे तो ये चीज़ सृष्टि के नियम विरुद्ध चली जाएगी, और सृष्टि के नियम विरुद्ध जाने का मतलब ये हुआ कि हमें विद्या की ABC अभी नहीं आती, अभी हमें विद्या भावों से ही सीखनी पड़ेगी। तो पिता नवम भाव से होता है, पिता से पंचम आप बने, आपसे पंचम आपकी संतान बने। अगर कोई कम पढ़ा लिखा दशम भाव कहे तो उसे आराम से आप समझा दीजिएगा कि महानुभाव नवम भाव पिता का होता है, दशम भाव पिता का नहीं होता। दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, सप्तम भाव कुंडली का सदैव उल्टी पार्टी या अति शत्रु माना जाता है, लेकिन ये मिथुन, कन्या, धनु और मीन में अति शत्रु नहीं होता। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि बुध और बृहस्पति की अति शत्रुता है। बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ, लेकिन किसी भी मूल ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। बुध बुद्धि है और बृहस्पति ज्ञान है। बुद्ध के बिना बृहस्पति भी पूर्णता अधूरा माना जाता है, क्योंकि अगर बुद्धि ही नहीं होगी तो ज्ञान आप हासिल कैसे कर सकते हो? ज्ञान आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि में ही ज्ञान आ सकता है। 4 लगन कुंडलियां जैसे मैंने अभी बताई, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन 4 लगन कुंडलियों में सप्तम भाव का मालिक मारक नहीं होता। बाकी हर लगन कुंडली में सप्तम भाव का मालिक मारक ही माना जाता है, क्योंकि वो लगन की या तो उल्टी पार्टी होता है या लगन का अति शत्रु होता है। जैसे मान लीजिए मेष लगन की कुंडली, सप्तम भाव का मालिक बना शुक्र देवता, ये लगन की एंटी पार्टी है, तो इस लगन कुंडली में शुक्रदेव मारक हो गया। वृष लगन की कुंडली, सप्तम भाव का मालिक बना मंगल देवता, ये लगन की उल्टी पार्टी है, तो ये भी मारक बन गया। मिथुन लगन छोड़ दीजिए, कर्क लगन की कुंडली, सप्तम भाव का मालिक बने शनि देवता, तो इस लगन कुंडली में शनि देवता अति मारक ग्रह बन गए। सिंह लगन की कुंडली, सिंह लगन की कुंडली में भी 7वें घर के मालिक शनिदेव माने जाते हैं, तो ये इस कुंडली के अति शत्रु हो गए। तुला लगन की कुंडली में 7वें भाव का मालिक मंगल माना जाता है, वो अति शत्रु हुआ। स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में भी 7वें घर का मालिक शुक्र माना जाता है, वो अति शत्रु हुआ।
कैप्रिकॉन लगन की कुंडली उसके बाद मानी जाती है, उसमें भी 7वें घर का मालिक चंद्रमा जो कि अति शत्रु हुआ। कुंभ लगन की कुंडली यानी एक्वेरियस की कुंडली, एक्वेरियस की कुंडली में भी 7वें घर का मालिक सूर्यदेव माने जाते हैं, जो लगन कुंडली का अति शत्रु होने की वजह से अति मारक ग्रह बन गए। तो दर्शकों याद रखिएगा, मारक घर कौन कौन से होते हैं, मारक भाव कौन कौन से होते हैं और किस भाव से क्या देखा जाता है। एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूं ताकि आपको पक्का हो जाए, आपको कोई गलत फहमी ना रह जाए। ये आप हो, ये आपका धन कुटुंब वाणी है, ये आपके पति हैं, ये आपका स्पाउस है, ये उसका धन कुटुंब वाणी यानी आपका ससुराल ये बना, ये नहीं बना। ये आपका पिता का घर नहीं है, पिता का घर 9वां है। अगर ये पिता का घर हुआ तो पिता का घर आपका अति शत्रु कभी नहीं हो सकता किसी भी लगन कुंडली में, वो सदैव आपका सबसे बड़ा हितैषी माना जाएगा। ये आप हो, ये आपके छोटे भाई बहन हैं, उसी तरह ये आपकी माता हैं और ये उसके सारे भाई बहन माने जाते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े। तो ये नानके का घर माना जाता है। आपके दादके का घर, ये वाला आपका पिता का घर बना तो आपके दादके का घर 11वां माना जाता है। दर्शकों याद रखिएगा, इस कुंडली में जो मैंने हाउसेस की आपको डिटेल जानकारी दी, हर निर्णय इसी तरीके से लेना है आपको, भाव को सही समझ करके। अगर आप भाव को समझने में ही गलती करोगे तो आप दिक्कत परेशानियों में फंसते चले जाओगे। वैसे भी आजकल दीपावली थोड़े दिनों में आने वाली है, बहुत से पंडित आपको जंत्र मंत्र बेचते मिलेंगे, बहुत से पंडित आपको ऐसी चीज़ों को, ये यंत्र के तरीका ले लो, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, फलाना यंत्र ठिकाना, वो पंडित कम सेल्समैन ज़्यादा लगने शुरू हो जाएंगे। आवाज़ें देते मिलेंगे आपको, आ जाओ ये यंत्र की पूजा करवा लो, ले लो ये सारी चीज़ें ले लो। लेकिन प्रिय दर्शकों याद रखेगा, आपका खुद का किया हुआ पाठ पूजन ही आपको बचाने वाला है। अगर पंडित जी बहुत ज़्यादा फोर्स करते हो तो आप चले जाइए उन पंडित जी के पास, यंत्र लेते वक्त एक बात पंडित जी को बोल दीजिए, पंडित जी अगर 2-3 महीने में इस यंत्र ने आपको कोई रिजल्ट नहीं दिया तो आप उसकी रिफंड ज़रूर उससे करवा लीजिएगा। ये बात पहले पंडित जी से तय करके आइएगा कि अगर मुझे इस यंत्र ने कोई लाभ नहीं दिया तो 3 महीने बाद मैं आपका यंत्र आपको वापस दे दूंगा, आप मुझे मेरे पैसे ज़रूर वापस दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी रिफंड ज़रूर देती हैं हर चीज़ का जो वो चीज़ बेचती हैं। अगर उनको इस बात की गारंटी होती है वो तभी उस चीज़ के लिए कहती हैं। अगर पंडित जी कह रहे हैं, उनको विश्वास है, तो आप ज़रूर उससे रिफंड की बात करके आइएगा। फिर यंत्र ला के घर में रख लीजिए, जितने पैसे हैं एक बार खर्च के देख लीजिए, अगर नहीं मिले रिजल्ट तो पंडित जी को वापस ज़रूर दे आइएगा। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हुआ आपको ये बात याद करा दूं कि 90% कुंडलियों में शनि राहु केतु का कहीं ना कहीं पाप प्रभाव ज़रूर होता है, दशाओं का नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर होता है, 7.5 ढैये का इम्पैक्ट होता है। तो उन सब से बचने का एक सबसे आसान उपाय ये होता है, जितना मर्जी शनि राहु केतु का पाप प्रभाव हो, लेकिन अगर पूरा परिवार रात का डिनर साथ में बैठकर एक डाइनिंग टेबल पे एक जगह पर करता है तो पापी ग्रहों का प्रभाव कम करने में ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है कि परिवार पूरा बैठ कर के डिनर एक साथ करे और अपने दिनचर्या की चर्चा करे और कल को क्या होने वाला, कौन मिला था कौन नहीं मिला था, ये सारी चीज़ें आपकी सुख समृद्धि में या घर की बरकत में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होती हैं। दर्शकों, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।